बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन कि नेफ्रॉन किस तरह से यूरिन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, यूरिन फॉर्मेशन में किस तरह से हेल्प करता है। तो यूरिन फॉर्मेशन के 4 बेसिक स्टेप्स हैं: फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और कंसंट्रेटिंग यूरिन या कंसंट्रेटिंग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। और इसमें फर्दर 2 स्टेप होंगे, काउंटर करंट मल्टीप्लायर और हार्मोनल मैकेनिज्म। इन सब की फर्दर एक एक करके हम डिटेल देखते हैं। जी, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि ये एफरेंट आर्ट्रियोल, अब यहां से फिल्ट्रेशन होगी। ग्लोमेरुलर कैपिलरी में से फिल्ट्रेशन की 2 रीजंस हैं। एक तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई होगा जिसको फिल्ट्रेशन प्रेशर कहा जाएगा। दूसरा, कैपिलरी के सेल्स के ऊपर पोर्स बने होते हैं जिनको हम फेनेस्ट्रेशंस कहते हैं, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था। तो लार्ज पोर्स की मौजूदगी की वजह से और हाई ब्लड की वजह से कैप्सूल में एंटर हो रहे हैं। और जितना मटेरियल फिल्टर होकर बोमेन कैप्सूल में एंटर हुआ है, इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम दिया जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ब्लड में से जो मटेरियल फिल्टर होकर बोमेन कैप्सूल के अंदर एंटर हुआ है, इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब इस फिल्ट्रेट में क्या क्या चीजें शामिल हैं? वाटर भी है, वाटर है, यूरिया है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड हैं और सॉल्ट है। ये तमाम चीजें सॉल्यूशन की फॉर्म में है और इनको कलेक्टिवली हम क्या नाम दे रहे हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब इस फिल्ट्रेट ने एज इट पहुंच जाना है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब यहां से रीअब्जॉर्प्शन होगी और स्पेशली आप देख सकते हैं कि रीअब्जॉर्प्शन के लिए प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के सेल स्पेशली डिजाइन्ड सेल्स हैं और ये सेल ब्रश बॉर्डर सेल्स कहलाते हैं क्योंकि इन सेल के ऊपर आपको माइक्रोवेलाइज भी नजर आती हैं। ये तो इसे ब्रश बॉर्डर सेल भी कहा जाता है। अब किन चीजों की रीअब्जॉर्प्शन होगी? ग्लूकोज 100% रीअब्जॉर्ब होकर वापस ब्लड में चला जाता है, पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी में एंटर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये बात वाज़ेह रहे कि ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करवाने में इंसुलिन हार्मोन यहाँ पे यूज होता है। अब अगर इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी जिन लोगों में, तो ग्लूकोज यहाँ से रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, फिल्ट्रेट में मौजूद रहेगा और यही ग्लूकोज बाद में यूरिन में भी मौजूद रहेगा और ये डिजीज है डायबिटीज मेलाइटस, शुगर की बीमारी जिसे आप कहते हैं। फिर अमाइनो एसिड 100% यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। साल्ट और वाटर थोड़े से रीअब्जॉर्ब होते हैं, इसे मैंने इनको डॉटेड एरो से शो किया है कि रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं। यूरिया के आगे मैंने क्रॉस ऐड की है, इट मीन कि ये यहां से रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। ये है जी रीअब्जॉर्प्शन।
ग्लूकोज 100% रीअब्सॉर्ब, अमाइनो एसिड ऑलमोस्ट 100% रीअब्सॉर्ब, और सॉल्ट वाटर पार्शियली रीअब्सॉर्ब्ड, यूरिया बिल्कुल रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। ये है रीअब्सॉर्प्शन। मीनवाइल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टब्यूल के सेल में से हाइड्रोजन आयन फिल्ट्रेट के अंदर दाखिल हो रहे हैं। इसे हम सक्रीशन का नाम देते हैं, सेक्रीशन, के प्रॉक्सिमल टब्यूल के सेल में से हाइड्रोजन आयन फिल्ट्रेट के अंदर एंटर हो रहे हैं, और ये पीएच मेंटेन करने के लिए ये प्रोसेस होता है सिक्रीशन। अगरचे पूरे नेफ्रॉन में मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर ये सिक्रीशन का अमल साथ साथ जारी रहता है कि फिल्ट्रेट के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे हाइड्रोजन आयन या अमोनिया वगैरह एंटर होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सिक्रीशन का प्रोसेस कहां पे मुकम्मल किया जाता है? प्रॉक्सिमल टब्यूल। तो यहां तक तीनों बेसिक स्टेप मुकम्मल हैं। फिल्ट्रेशन भी हुई, रीअब्जॉर्प्शन भी हुई, और सिक्रीशन भी हुई। सिक्रीशन का पर्पस आपको बता दिया है कि मेन पर्पस सिक्रीशन का क्या होगा? टू मेंटेन पीएच ऑफ फिल्ट्रेट। उसके बाद अब आ जाएगी बात कि फिल्ट्रेट करने का मतलब क्या होगा? अब इस फिल्ट्रेट में से मैक्सिमम वाटर रीअब्सॉर्ब किया जाए। तो ये कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, वाटर को मैक्सिमम रीअब्सॉर्ब करवाने के लिए काउंटर करंट मेथड भी यूज होगा और डिफरेंट हार्मोन्स भी इन्वॉल्व होंगे। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले आप ये देखिए कि नेफ्रॉन यहाँ पे 3 रीजन्स में मौजूद है। नेफ्रॉन का कुछ पोर्शन आपको कॉर्टेक्स में नजर आ रहा है, फिर आउटर मेडुला में भी एक पोर्शन नजर आ रहा है, और जो इनर मेडुला है उसमें भी ये आपको नेफ्रॉन की फिर आप ये देखिए कि इस नेफ्रॉन ये एक्चुअली टिश्यू फ्लूइड है जिसको हम किडनी इंटरस्टिशियम का नाम देते हैं। कॉर्टेक्स रीजन में जो और आउटर मेडुला में ये फ्लूइड थोड़ा और कंसंट्रेटेड है, इनर मेडुला में फ्लूइड बहुत कंसंट्रेटेड है। तो कॉर्टेक्स से इनर मेडुला की तरफ टिश्यू फ्लूइड ज्यादा कंसंट्रेटेड होता चला जाता है। तो ये ज्यादा कंसंट्रेटेड क्यों होता है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसका फायदा क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। फिल्ट्रेट एंटर हो गए डिसेंडिंग लिम्ब में, लूप ऑफ हेनले की किस ब्रांच में? डिसेंडिंग लिम्ब। अब डिसेंडिंग लिम्ब जो है इट इज परमिएबल फॉर वाटर, और आप देख सकते हैं इसमें से वाटर रीअब्सॉर्ब होकर किडनी इंटरस्टिशियम में एंटर हो रहा है। तो जैसे जैसे इसमें से फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आता जाएगा, डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे की तरफ आता जाएगा, इसमें से वाटर रीअब्सॉर्ब होता चला जाएगा। और जब फिल्ट्रेट असेंडिंग लिम्ब में एंटर हो जाएगा, और आप देख सकते हैं असेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, वापस कॉर्टेक्स रीजन की तरफ जा रहा है। तो असेंडिंग लिम्ब जो है वाटर के लिए परमिएबल नहीं है। असेंडिंग लिम्ब में से वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, बल्कि यहां से सॉल्ट रीअब्सॉर्ब होंगे, स्पेशली सोडियम सॉल्ट, स्पेशली सोडियम आयंस यहां से रीअब्सॉर्ब होंगे। और भी हो सकते हैं सॉल्ट, लेकिन बतौर खास हम किसका जिक्र करें? सोडियम।
लेकिन ये सोडियम यहां से खुद रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, ये रीअब्जॉर्प्शन हार्मोन डिपेंडेंट है, और वो हार्मोन है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। अब ये हार्मोन का सोर्स क्या है? किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है जी, एड्रीनल ग्लैंड। उस एड्रीनल ग्लैंड के आउटर पोर्शन एड्रीनल कॉर्टेक्स में से एल्डोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होगा, और ये असेंडिंग लिम्ब से सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। एड्रीनल ग्लैंड के एड्रीनल कॉर्टेक्स से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? एल्डोस्टेरोन। और इसका टारगेट क्या होगा? असेंडिंग लिम्ब, और यहां से सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन होगी, सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जितना सोडियम ज्यादा यहां से रीअब्जॉर्ब होगा, ये इंटरस्टिशियम और ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा, सराउंडिंग फ्लूइड नेफ्रॉन का और ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, और जितना सराउंडिंग फ्लूइड ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, इतना ही दोबारा वाटर ज्यादा रीअब्जॉर्ब होगा, उतनी वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। तो इस मैकेनिज्म को हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहते हैं। अब इसको काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्यों कहा जाता है? कि दोनों लिम्ब में फिल्ट्रेट का फ्लो अपोजिट है। डिसेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट आ रहा है नीचे की तरफ, असेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये क्या होगा? काउंटर करंट। लूप ऑफ हेनले की दोनों ब्रांचेस में, दोनों लिम्ब्स में फिल्ट्रेट का फ्लो अपोजिट है, और इस अपोजिट फ्लो की वजह से इंटरस्टिशियम ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है, उसकी कंसंट्रेशन में इजाफा होता है, और वाटर ज्यादा रीअब्जॉर्ब होता है। इंटरस्टिशियम की कंसंट्रेशन में इजाफा हो रहा है और वाटर भी ज्यादा रीअब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसे कहते हैं मल्टीप्लायर। तो लूप ऑफ हेनले की दोनों लिम्ब्स में फिल्ट्रेट अपोजिट फ्लो होता है, इससे इंटरस्टिशियम की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई होती है, इजाफा होता है, और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन मल्टीप्लाई होती है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में भी इजाफा होता है। इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अब फिल्ट्रेट पहुंच गया जी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, यहां से फिर साल्ट और वाटर रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में चले जाते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में एंटर हो जाते हैं। पहले की निस्बत फिल्ट्रेट और उसमें से और वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया, वो और कंसंट्रेटेड हो गया। फाइनली ये फिल्ट्रेट एंटर हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में अब यहां पे मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्ब किया जाता है, मैक्सिमम वाटर यहां से रीअब्जॉर्ब किया जाता है, लेकिन अगेन ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन हार्मोन डिपेंडेंट हो गया। पहले सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन हार्मोन डिपेंडेंट थी, अब कलेक्टिंग डक्ट में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हार्मोन डिपेंडेंट हो गई। और वो आप चेक कर सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड में से हार्मोन रिलीज होगा, एडीएच हार्मोन।
पूरा नाम इसका एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, एडीएच हार्मोन। और इसी हार्मोन को वेसोप्रेसन भी कहा जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में से हार्मोन रिलीज होगा एडीएच हार्मोन, ये कलेक्टिंग डक्ट की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा और इसमें से वाटर रीअब्सॉर्ब होकर किडनी इंटरस्टिशियम में एंटर होता जाएगा। अब इतना ज्यादा वाटर यहां से रीअब्सॉर्ब होगा कि इस लास्ट पोर्शन तक आते आते फिल्ट्रेट में मैक्सिमम नाइट्रोजन वेस्ट रह जाएंगे और थोड़ी सी क्वांटिटी वाटर की होगी। अब ये जो एडीएच हार्मोन है, इसकी सिक्रीशन हर वक्त एक जैसी नहीं रहती। इस हार्मोन की क्वांटिटी हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में हमेशा एक सी नहीं रहती। एडीएच हार्मोन की क्वांटिटी डिपेंड करती है वाटर कंसंट्रेशन इन ब्लड, के ब्लड में कितना वाटर अवेलेबल है। सपोज कि आपके ब्लड में वाटर डेफिशिएंसी है इन ब्लड, जैसे गर्मियों के मौसम में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज्यादा पसीना आने की वजह से हमारे ब्लड में पानी की मिकदार नॉर्मल लेवल से कम हो जाती है। अब होम्योस्टैटिक सिस्टम इस वाटर की कमी को कैसे पूरा करेगा? एक तो ब्रेन आप में प्यास का एहसास पैदा करेगा कि आप पानी पिए। दूसरा, एडीएच हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ा दी जाती है। एडीएच हार्मोन वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाता है कलेक्टिंग डक्ट में से, वापस ब्लड में भेजता है अनटिल के ब्लड के अंदर वाटर लेवल दोबारा नॉर्मलाइज हो जाए। इट मीन कि जब आपके ब्लड में वाटर बैलेंस में है, डेफिशिएंसी नहीं है, तो फिर एडीएच हार्मोन की तो जरूरत भी नहीं है। इसे मैं कह रहा हूं कि एडीएच हार्मोन हर वक्त प्रोड्यूस नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि ब्लड में वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक फिश है जो फ्रेश वाटर में, उसका हैबिटेट फ्रेश वाटर है, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, तो बताएं जरा उसकी बॉडी में एडीएच हार्मोन सिक्रीट हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा? नहीं, नो सर, नहीं हो रहा होगा, क्योंकि फ्रेश वाटर में, फिश में वाटर पहले ही बहुत ज्यादा ब्लड में एंटर हो रहा है। अब नेफ्रॉन में से, कलेक्टिंग डक्ट में से वाटर को रीअब्सॉर्ब करने की जरूरत नहीं है और यूरिन डाइल्यूट फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। इसके बहुत एडीएच हार्मोन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हॉट कंडीशन की वजह से उसकी बॉडी में से अगर वाटर लॉस हो रहा है, ब्लड में पानी की कमी है, तो इस को पूरा करना है तो एडीएच हार्मोन कहां से पूरा करेगा इस पानी को? फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट। सिंपल रूल सेट कर लेते हैं। मोर वाटर या वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस quantity of water in blood, no ADH hormone and no reabsorption of water from collecting duct. ADH हार्मोन प्रोड्यूस ही तब होना है जब ब्लड में वाटर बैलेंस नहीं है, वाटर की डेफिशिएंसी है।
तो यहां से एक बात और आपको बता देता हूं, ये जो कलेक्टिंग डक्ट का लास्ट पोर्शन है ना, बिल्कुल लास्ट पोर्शन, ये यूरिया के लिए परमिएबल है। पूरी कलेक्टिंग डक्ट यूरिया के लिए परमिएबल नहीं है, जो लास्ट पोर्शन है। तो इसमें से यूरिया की थोड़ी सी क्वांटिटी इंटरस्टिशियम में आ जाती है, ये, ताकि इंटरस्टिशियम और कंसंट्रेटेड हो जाए। तो ये इंटरस्टिशियम को मजीद कंसंट्रेटेड करने के लिए यूरिया भी इंटरस्टिशियम में एंटर हो जाता है। फिर ये यूरिया अगेन लूप ऑफ हेले में एंटर हो जाता है और फिर दोबारा कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है, फिर इंटरस्टिशियम में, और इस तरह इसका ये साइकिल चलता रहता है ताकि इंटरस्टिशियम की कंसंट्रेशन हाई ही रहे। अब इस सारे प्रोसेस में अहम बात यह है कि नेफ्रॉन हमारा स्ट्रेट फॉर्म में हो सकता था, इसको इस तरह लूप की फॉर्म में, जगह जगह पे इसको कॉइल्ड फॉर्म में क्यों रखा गया है? तो अगर इस स्ट्रेट फॉर्म में होता तो एक तो काउंटर मल्टीप्लायर वाला मैकेनिज्म ना होता और मैक्सिमम वाटर रीअब्सॉर्ब ना हो पाता। और मैक्सिमम वाटर रीअब्सॉर्ब ना हो पाता, इसका मतलब पूरे दिन में पता कितना यूरिन बॉडी में प्रोड्यूस होता है या रिलीज होता है? 25 लीटर। इतनी हाई क्वांटिटी जब यूरिन की पूरे दिन में बॉडी से रिलीज होती तो हम डिहाइड्रेटेड हो जाते। तो नाइट्रोजन वेस्ट भी रिमूव हो रहे हैं, लेकिन साथ वाटर को भी कंजर्व किया जा रहा है। और इस नेफ्रॉन की एफिशिएंसी आप यहाँ से अंदाजा लगा लें, तकरीबन 99.5% वाटर रीअब्सॉर्ब होकर वापस ब्लड में चला जा रहा है। प्लाज्मा में से जितना वाटर फिल्टर होके नेफ्रॉन में आता है, उसमें से फिर 99.5% वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है, वापस ब्लड में चला जाता है। दिस इज वेरी हाई एफिशिएंसी of human nephron, human kidney. So that's all about urine formation. अब यहाँ पे कुछ फीडबैक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये बताएंगे कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सोर्स क्या होता है? एड्रीनल ग्लैंड। What is source of aldosterone hormone? एड्रीनल Adrenal cortex. टारगेट क्या है इसका? असेंडिंग लिम्ब। फंक्शन क्या है? रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम। एडीएच हार्मोन का सोर्स कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। एक और फीडबैक क्वेश्चन, एक और फीडबैक क्वेश्चन, ये बताइए कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर, इस मैकेनिज्म का ताल्लुक नेफ्रॉन के किस पार्ट के साथ है? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के साथ। अनदर फीडबैक क्वेश्चन, कि इस मैकेनिज्म को काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्यों कहा जाता है? क्योंकि बोथ लिम्ब में जो फिल्ट्रेट का फ्लो होता है वो ऑपोजिट होता है। इसको काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्यों कहा जाता है? काउंटर करंट इसलिए कि लूप ऑफ हेनले के दोनों लिम्ब्स में फिल्ट्रेट का फ्लो ऑपोजिट है, और मल्टीप्लायर इसलिए कि ऑपोजिट फ्लो की वजह से वाटर रीअब्सॉर्प्शन भी मल्टीप्लाई, स्टेशियम की कंसंट्रेशन में भी इजाफा हो रहा है। एक और फीडबैक क्वेश्चन है जी, जवाब दीजिएगा। इस सारे प्रोसेस में मैक्सिमम इस जगह से हो रही है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में से।
बाकी लूप ऑफ हेनले हो गई, डिस्टल टब्यूल हो गई और कलेक्टिंग डक्ट हो गई, इसमें तो वाटर और सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन ही की जाती है। That's all about today topic. Any question please आप पूछ सकते हैं। Excuse me, sir. सर आपने बताया कि असेंडिंग लिम्ब जो होती है ये वाटर के लिए नॉन परमिएबल होती है, तो फिर जब सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा हो जाती है तो फिर वाटर कैसे आ जाता है? बेटा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा काइंडली थोड़ा लाउडली बोलिएगा। ये नॉन परमिएबल होती है जी, तो फिर जब इंटरस्टिशियम में सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है फिर क्यों ये फिर पानी कैसे वो बाहर आ जाता है? डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर ज्यादा अब्जॉर्ब होगा, रीअब्जॉर्ब होगा। वो असेंडिंग लिम्ब के लिए नहीं हम कह रहे, असेंडिंग लिम्ब में से जब सोडियम रीअब्जॉर्ब होके इंटरस्टिशियम आएगा तो पूरा इंटरस्टिशियम क्या हो गया, कंसंट्रेटेड। उसका क्या फायदा होगा कि डिसेंडिंग लिम्ब में से ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब